नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 साइंस प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले 4 करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, तो एक बार इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि अभी हाल ही में किसे देश का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को। आपको ये नाम याद रखना है, बाकी आपको जीके करंट अफेयर वाले सेशन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। दूसरा सवाल यहाँ पर है, भारत का या देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से। इसकी चर्चा मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कही और इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से की गई है। देश का पहला अमृत सरोवर है ये। इसके बाद अगला यहाँ पर एक टॉपिक है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आरक्षण की व्यवस्था में आरक्षण, सभी श्रेणियों के आरक्षण के कोटे में प्रतिशत परिवर्तन इस प्रकार से किया जाए कि टोटल आरक्षण की जो सीमा है 50%, उससे ज़्यादा न होने पाए, उसके अंदर ही रहे या फिर 50% रहे। इसी व्यवस्था को ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत मेजर किया जाता है, नापा जाता है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण, श्रेणीवार आरक्षण को यहाँ पर मेजर करने की व्यवस्था है। यानी बिना किसी वर्ग को प्रभावित किए किसी आरक्षण कोटे में कमी या उसमें वृद्धि करना, ताकि ओवरऑल आरक्षण प्रतिशत उतना बना रहे, तो इसको ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। और लास्ट यहाँ पर एक प्रश्न और देख लीजिए आप। अभी हाल ही में श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो आप सभी जानते हैं इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा इस्तीफा दिया गया। देश में संकट चल रहा है श्रीलंका में। तो रानिल विक्रमसिंघे ये विपक्ष के नेता थे और ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। रानिल विक्रमसिंघे, इसके पहले भी ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर्स के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर जो भी आप यहाँ पे साइंस का सेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है सुपर टेट 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। पहला प्रश्न यहाँ पर है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन का क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको सीधे राइट आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय खराब ना हो, और उसमें जो भी एक्सप्लेन करने लायक कुछ चीज़ें होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है संपीड़ित गैस के अचानक प्रसार द्वारा। आप सभी जानते हैं कि एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, उसमें संपीड़ित गैस भरा जाता है। वह गैस अत्यंत ठंडी होती है और उस गैस के प्रसार के द्वारा जो है शीतलन का कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनमो कह लीजिए या फिर इसी को आप जनरेटर कह लीजिए। तो आप सभी जानते हैं जनरेटर से या डायनमो से क्या प्राप्त होता है, हमें बिजली प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है इलेक्ट्रिक की। तो यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ठीक इसी का उल्टा कार्य करता है मोटर, विद्युत मोटर। ये क्या करता है, इसको हम विद्युत देते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित करता है। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसा रूपांतरण अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताएं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सीसा संचायक सेल। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। बाकी के जो फैक्ट है वो भी आपको पता रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ से ये तारा हो गया और यहाँ पर ये पृथ्वी हो गया। हालांकि तारा बहुत बड़ा होता है, यहाँ से प्रकाश चला तो यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय परतें वैसे होती है जब पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, बाकी तो बीच में मतलब नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश किरण आई और ये यहाँ पर कोई वायुमंडलीय परत मिल गई, यहाँ पे कुछ उसका और अपवर्तनांक है, यहाँ पे माध्यम का दूसरा अपवर्तनांक है।
तो क्या होता है, प्रकाश की किरण कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी इधर मुड़ती है, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। और इसी की वजह से तारे का प्रकाश जो है टिमटिमाता सा हम सभी को प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ कही जाती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते वे ध्वनियाँ होती हैं पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनियाँ। पराश्रव्य यानी जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज कहिए या फिर इसी को आप 20 किलो हर्ट्ज कहिए से ज़्यादा होती हैं, जिन ध्वनियों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, और जिन ध्वनियों की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें कहा जाता है अपश्रव्य ध्वनियाँ। इन दोनों ही ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते। हम किन ध्वनियों को सुन सकते हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, मध्य में होती है। 4 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? नहीं है पूछा गया है आपसे, मतलब 3 है, एक कोई इसमें नहीं है। तो मनुष्य है स्तनधारी, यानी जो बच्चे जन्म देते हैं और उसके बाद दूध पिलाते हैं, ये सभी कुछ उसमें क्वालिटीज होती हैं। चमगादड़ ये भी आपका स्तनधारी है। व्हेल वो भी स्तनधारी होता है। चूहा ये भी स्तनधारी होता है। ध्यान दीजिएगा, चूहा भी स्तनधारी होता है, बच्चे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन शार्क आपका जो है ये स्तनधारी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में कितना होना चाहिए? जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन, आप सभी जानते हैं कि जब जल में कुछ ऐसे पौधे बढ़ जाते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है उनकी वजह से, तो जल में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जल में जो जलीय जीव रहते हैं, मछलियाँ वगैरह, कछुआ, ये सब जो भी जीव रहते हैं उसके अंदर, केकड़े हो गए, तमाम तरह की प्रजातियाँ हैं जो जलीय जीव हैं, तो उनके अस्तित्व पे खतरा आ जाता है। तो कम से कम यहाँ पे 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए कम से कम। यह आवश्यक जो अनुकूलतम जो घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होना चाहिए। 6 का ए इज़ द राइट आंसर। साथियों इसके अलावा जीके, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत का भूगोल, जिस प्रकार से टॉपिक है सिलेबस में उसी प्रकार से भारतीय समाज सुधारक हो गए, जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी का, संस्कृत का, सभी का, मैथ का, सभी का सेशन आपको मिल रहा है। मैथ रीजनिंग का एक में हम दे रहे हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। एक ऑप्शन और है हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल वे होते हैं जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज़ द राइट आंसर। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी को भी आप जानते रहिए। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, इनमें से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो गया, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी हो गया। इसी प्रकार से कई कड़ियाँ होती हैं, आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे, जो प्रश्न आने लायक है एग्जाम में। ऐसे तो डीप में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विषाणु, वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विषाणु के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विषाणु में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह कोशिका रहित होता है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि यह अकोशिकीय होता है। ये अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी जीव हैं, जीव, सजीव प्राणी, लिविंग थिंग्स, उनमें कोशिका जरूर पाया जाएगा, भले ही वो एक कोशिकीय ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिका अवश्य पाया जाएगा। लेकिन विषाणु इसका अपवाद होता है, इसमें कोशिका नहीं होती है, फिर भी ये सजीव हो जाते हैं।
इनको हम क्रिस्टल की भांति, निर्जीव की भांति इनको हम बोतल में पैक भी कर सकते हैं। मानव शरीर में पहुंचने के बाद ये सक्रिय हो जाते हैं। कई सारे इनके ऐसे गुण होते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों के होते हैं, तो इस प्रकार से इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज़ द राइट आंसर। अकोशिकीय होते हैं, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका, ये समस्त जीवों की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सबसे पहले राइट आंसर देख लीजिए, 9 का बी। सबसे छोटी कोशिका अगर पूछी जाए, अगर आपसे सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। अगर मानव शरीर में बात कर ली जाए, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे सभी जीवों के लिए बात की जा रही है, लेकिन अगर मानव शरीर में बात किया जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका, ध्यान दीजिएगा ये सबसे बड़ी है और सबसे मानव शरीर में, और सबसे लंबी अगर पूछा जाएगा तो तंत्रिका कोशिका। बड़ी और लंबी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के याद रखना है। ओके, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। टमाटर का लाल रंग किस वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और क्या होता है? एक और होता है, अगर आपको पता तो बताएं। अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक, 3 होते हैं ना। हिंदी में तो नाम याद आ गया। एक नाम और होता है अंग्रेजी में, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक और होता है। चलिए, याद आएगा तो बता देंगे आप सभी को। तो वर्णीय लवक की वजह से ही रंग प्राप्त होता है, फल हो चाहे पत्तियां हो। जैसे आप देखिए, चुकंदर में बीटानीन की वजह से चुकंदर का जो रंग होता है, विशेष रंग, वह बीटानीन की वजह से होता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का विशेष रंग होता है। पत्तियों में पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। 10वें का सी इज़ द राइट आंसर। और एक हरित लवक होता है, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। हरित लवक में ही पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो ये सभी फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए साथियों। सेशन कैसा लगा आप सभी को, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आप सभी के कमेंट और आप सभी के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम और भी मेहनत करेंगे, और भी प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, और भी हम सटीक प्रश्न लेकर के आएंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप शेयर भी कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और उम्मीद करते हैं कि जल्द विज्ञापन भी आएगा, या जब भी आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप इस ऐसे समय वीडियो देख रहे हो जब विज्ञापन आ चुका हो। तो तैयारी आप सभी करते रहिए, और कोई भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। हमारा 1 घंटे 1.5 घंटे का समय दीजिए आप हमारे साथ। बाकी आपको जहाँ से हेल्प मिले आप वहाँ से पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, और आने वाले शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आप सफल होकर के शिक्षक बने, हमारी इतनी ही इच्छा है। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का अभी 1 ही क्लास हो पाया है। सुपर टेट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 2 क्लास हो गई है, या फिर क्लास बढ़ती रहेंगी, ठीक है। ये तो अभी हम आज बता रहे हैं, फिर ये क्लास बढ़ती रहेंगी। ये भारत का भूगोल का प्लेलिस्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, और उसके बाद अभी एक जनरल साइंस का हो गया, और भी प्लेलिस्ट है। तो जो अभी सुपर टेट 2022 की जितनी भी प्लेलिस्ट है, देखिए पुराने हमने जो प्रैक्टिस करा रखे हैं उन्हें आप चाहें तो देख लें, बाकी उन्हें आप रहने दें। अभी जो नया जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो आप देखिए अच्छे से, उनमें से आपको कोई भी एक छोड़ना नहीं, जितने भी नए वाले हैं, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।